नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई में आपका स्वागत है। गोदान उपन्यास पढ़ते हुए भाग 4 तक में हमने पढ़ा कि होरी और गोबर भोला महतो के घर भूसा पहुंचाने जाते हैं और वे उनके घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में भोला महतो और होरी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। भोला महतो उन्हें अपने बेटों की करतूत के बारे में बताता है, तो होरी अपने भाइयों से हुए अलगौजे के बारे में बात करता है और वह बहुत दुखी है। भाग 4 तक हमने यहाँ तक देखा था। अब भाग 5 में हम आगे देखते हैं कि होरी भोला से क्या बातें कर रहा है। होरी आद्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूम में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। अरे ये पूछो कि कोई घर देखने वाला भी तो चाहिए कि नहीं। लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना यह कौन करे। फिर भी वह घर में बैठी तो रहती नहीं थी। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह भी तो काम है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में ऐसा लिखा था। जब से अलगोजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं तो सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाएं 4 दफे तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो जाती होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह पर गहने के नाम पर कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही, चांदी के तो हैं। जलन यही था कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ भैया कि अलग हो गए। मेरे सिर से बल्ला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती। इसीलिए मैं कि किसी को चाल देकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दाम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना जानते हो तो कमाओ भी, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब, पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ जाए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब फुर्सत के काम है। या नहीं कि घर का कोई काम ना करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सर, सानी पानी मैं करूँ, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया, जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे। इतना अच्छा घर वर था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निबाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं, दिन रात उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे, और किसानों को देखते हुए इनकी दशा बहुत बुरी नहीं थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गाय भैंसे सानी खा रही थी। उसारे में एक बड़ा सा तखत पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोल लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी हुई रखी थी, जो शायद रामायण की हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी, और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुख बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई। माथा पतला, पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोला, पहले एक चिलम भरकर ला, फिर थोड़ा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरने के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती है, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फड़ पर जम रहे होंगे। सबके सब आलसी है, कामचोर।
जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो फिर आप सिर पर हाथ रखकर रोएंगे। लड़की भी वैसे ही है, छोटा सा ओढ़ौना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। दुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा बड़ी फुर्ती से लेकर आई। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली गई। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए आगे बढ़कर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। जुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं की जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही तो है। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रह जाती। दुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। दर्शन तो दोगी? दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उससे कोई भूली बात याद आ गई और उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उसके द्वार पर कोई रक्षक न था, इसीलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूर्यपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी के आते देख वह भयभीत होकर दोनों पट से बंद कर लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला, सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू और भी पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और वह मन ही मन मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी कल्पना भी उसने ना की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी के तो अपने चित होरी को अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। दुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत तासा की भांति अधीर चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गाड़नी है, बैलों से अलग नाद रहे तो अच्छा है। अभी तो अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं, कभी कभी तो टोना टुटका भी कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। करिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के लिए फरियाद ले जाना भी तो उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता भी कौन है। उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से दूध कम नहीं देगी। सेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को भी दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला को रुपए भी तो दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में क्यों उसे डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को भी नहीं पति आता। सन में क्या कुछ नहीं मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लेके आए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात बचे तब तो। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको तो छिपा नहीं सकता। और यह अच्छा भी तो है, उससे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघाड़ने लगे। गोबर जरा आलसी है, नहीं तो मैं गौ की ऐसी सेवा करता जैसी करनी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है, इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे तो फिर अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि सब देखते रह गए।
शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं तो आज इस घर की और क्या ही बात होती। तीन हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं, बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था, बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों ने देवरानियों से काम करने को कहती तो क्या बुरा थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन जब भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल ना होती तो आज शोभा और हीरा जो मूछों पर ताव दिए फिरते हैं कहीं भीख मांग रहे होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा, नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे में ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए और किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे में इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी, मानो इसी की कसर थी। बोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो जाए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे, कभी नहीं। सासा गोबर चौंक कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे या तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं उसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं, अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं, उसके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते हुए देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए, 17वां लग गया, मगर करें कैसे, कहीं पैसे के दर्शन भी तो हों। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया, घर की साख जाती रही। माँ तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। एक दो राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और ऊपर से ही इतना खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए, राज खलियान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो, और अब तो सोना भी ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बास होंगे मातो। होरी ने देखा दमड़ी बसोर सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें और कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में एक दो बार आकर चिके, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट कर ले जाता था। होरी प्रसन्न था, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बास कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी, परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा मातो। जवान बहू घर में बैठी रही और वह बिरादरी की एक दूसरे औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है मातो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुद्दा सुनता कौन है। औरत को भगवान सब कुछ दे, पर रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उठता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, अब वह बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं कह दूं 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे, तुम्हें तो मैंने अपना बराबर का भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी की मुंह की ओर देखा। वह स्वीकार करता है कि नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर उस पर चाबुक चबाया।
हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा महतो। ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम ले लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितने देर वहां जाने में लगेगी उतने देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। होरी ने मिर्चे उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा की बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देख घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेठ में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। धन्या को परास्त करके वह शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि कई दिन तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह ना छोड़ती थी। हीरा उसे क्रोध से मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे दो ही थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय का आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन जिस गृहस्थी में भोजन का ही ठिकाना ना था, श्रृंगार के लिए कहाँ से पैसे आते। इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया, मेरे बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर पर, मुंह पर, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बस और होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग कर कर गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय इस संकट में उसे बचने के पास और कोई रास्ता ना था। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कस्में खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं, क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ कर रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो खून एक ही। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंखें निकाल दे। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, खा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगे लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था वह। छोटा डील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध ना था, क्रोध था पुनिया पर। वह चौधरी से क्यों लड़ी, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से यह समाचार कहना था ना। हीरा जैसा उचित समझता करता, वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बात करे, उसे यह मंजूर नहीं था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो वह बीच में कूदने वाली कौन थी? आते उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तुम्हारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती रहती है। किसकी पगड़ी नीची होती है? बता, एक लात और जमा कर। हम तो वहां कलेव की बाट देख रहे थे और तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी! आंखों का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा तुम्हें यहीं।
पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी, तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कटकर गिर पड़े। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदमी उसे विशेष कष्ट न था, इधर बीमार पड़े उधर विदा हो जाए, लेकिन कोढ़ या घिनौनी मौत, और उससे भी घिनौना या जीवन, वह तिलमिला उठा। दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा, तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी हैं, तू इतनी बड़ी गृहस्थी चला लेगी, तू तो जाकर दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है, आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी, तुम भले मानसों हंसकर टाल गए, दूसरा कोई बर्दाश्त ना करेगा, कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो आबरू रह जाएगी, बताओ। इस ख्याल से उसने क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया पुनिया ने कि तुम बहादुर हो, अब क्या उसे पीकर खा जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था, चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी को ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर बांस काटो, मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। दोस्तों आज यहीं तक, अगला भाग पढ़ने के लिए भाग 6 देखें। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आता हो, मेरा उपन्यास सुनाने का तरीका पसंद आता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलते हैं अगले भाग में।